हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी ग्रेड 2 की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और उसी कड़ी में मैं आपका साथ देने के लिए आ गया हूं आज एक नए लेक्चर के साथ में। यूनिट 14 की हम लोग एक बेहतरीन पोएम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, साथ में इसकी लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्या वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए आपके, उसकी पीडीएफ हमको दिखाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत कुछ है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्जाम को लेकर समय कम है इसलिए आए शुरू करते हैं। सो हियर वी गो, यूनिट 14 अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। और ये है बड़ा प्यारा सा इनका फोटो। अबाउट द पोएट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि कोई भी अगर चैप्टर है तो पोएट हो गया, अगर कोई पोएम है तो पोएट के बारे में जानना जरूरी है और उसकी पूरी पोएम एनालिसिस के बारे में। कोई चैप्टर है तो उसके भी राइटर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहरूपिया होता है, वो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। पूरा नाम क्या है इनका? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। जन्म कब हुआ इनका? 21 मई 1921 को इनका जन्म हुआ है। 6 अप्रैल 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये इनकी डेथ हो गई थी। He was a प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है प्राइज विनिंग वेल्श पोएट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं अपने टाइम पीरियड पर। दो क्वेश्चन, सर ये प्राइज विनिंग का मतलब क्या है, इसके अलावा वेल्श पोएट का मतलब क्या है? चूंकि यहां पर स्टार लगा रखा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग। इसके बारे में मैंने आगे वाली स्लाइड में मेंशन कर रखा है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि यूके की एक कंट्री है, ठीक है, जिसको वेल्स कहते हैं। तो वेल्स के ये रहने वाले थे। इसके अलावा प्राइज विनिंग के बारे में अगर बात करें तो कोई भी पोएट जब कोई पोएट्री करता है और उसकी पोएट्री को, बेसिकली कोई पोएम को एक प्रोमिनेंट अवार्ड मिलता है, तो वो उसे कहा जाता है बेसिकली प्राइज विनिंग। ठीक है। यानी कि अगर किसी कवि की किसी पोएम को, किसी कविता को अगर अवार्ड मिल रहा है, प्रोमिनेंट अवार्ड मिल रहा है, तो उसे हम प्राइज विनिंग की कैटेगरी में, यानी कि उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या थे? ये प्राइज विनिंग वेल्श पोएट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। Now, he taught at academic institution in Britain and the United States, including Brigham Young University. इन्होंने टीचिंग भी करी है और कहां पर करी है? तो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। और आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है। आगे बात करते हैं। नॉरिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्श राइटर ऑफ द पोस्ट वॉर पीरियड एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव वॉन मैनी प्राइजेस। तो जो लेस्ली नॉरिस हैं, इनको पोस्ट वार पीरियड का वेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोएट कंसिडर किया जाता है। अब बड़ा प्रश्न, सर ये पोस्ट वार पीरियड क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमारा कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 के पीरियड का जो, यानी कि 1945 के बाद का जो दौर रहा है, उसे कहा गया है बेसिकली पोस्ट वार पीरियड। तो उसके बाद, यानी कि 1945 के बाद में जो पोस्ट वार पीरियड रहा है, उसमें वेल्स के बहुत ही प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट पोएट में इनका नाम लिया जाता है। नाउ एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैव वॉन मेनी प्राइजेस। और उन्होंने जो भी लिटरेचर की फील्ड में अपने वर्क करें, पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है, इनके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजित किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पैरा आपको अच्छी समझ में आएगा। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो पहला क्वेश्चन कि इनका पूरा नाम क्या है, ध्यान रखना। ठीक है। बर्थ और डेथ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहां के थे, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, स्टार बना के यहां पर मेंशन किया, मैं आपको बता चुका हूं वेल्स के बारे में, जो कि यूके की क्या है, हमारी एक कंट्री का नाम है। ठीक है। तो वहां से बिलोंग करते थे। प्राइज विनिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। कहां कहां पर इन्होंने पढ़ाया है, वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बनते, जो भी चीज आप पढ़ रही हैं उसी में से आपको क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में बताया है। ठीक है। चलो आगे अगर फर्दर बात करें, अब थोड़ा सा लिटरेरी वर्क के बारे में अगर इनकी बात करें, तो नॉरिस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन 1938। उन्होंने, यानी कि लेस्ली नॉरिस ने अपनी पहली पोएम जो है 1938 में पब्लिश करी। एंड बाय 1943, और 1943 तक ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक। उन्होंने अपनी पहली किताब पब्लिश करी, जो कि किससे संबंधित थी? पोइट्री से। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि पहली पोएम कब पब्लिश हुई उनकी, तो 1938 में। इसके अलावा 1943 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करा था। तो पहली किताब कब पब्लिश हुई, तो ये वाला साल ध्यान रखना, 1943। और वो किताब किससे संबंधित थी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी थी या पोएम, तो पोएट्री, ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, हिज करियर एज अ पोएट बिगेन टू टेक ऑफ
व्हेन इज फर्स्ट कलेक्शन फाइंडिंग गोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1967। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम क्वेश्चन बनता है, यहां से ध्यान रखना कि एज अ पोएट उनका जो करियर ने उड़ान भरी थी वो कब भरी थी, जब उनका पहला कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुआ था कब, 1967 में, और उसका नाम क्या था, फाइंडिंग गोल्ड। ये ध्यान रखना, फाइंडिंग गोल्ड कब पब्लिश हुआ था, 1967 में, और ये इनका फर्स्ट कलेक्शन था, और यहीं से इनके करियर ने एक उड़ान भर ली। आगे बात करें, हिज वर्क्स हैव वॉन न्यूमरस अवार्ड। उनके जो भी वर्क्स थे उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। सीधी बात है, जब आपने एक ऊंचाई पकड़ ली तो अब अवार्ड तो आपको सर मिलने ही थे, इंक्लूडिंग द, हाँ ये बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, इसके लिए मैंने काफी टाइम स्पेंड, मतलब आज थोड़ा सा मेरा टाइम लग गया। इसका प्रोनाउंसिएशन चोमली पोएट्री प्राइज के नाम से निकल के आया है, चोम ली, ठीक है, यहां से। बाकी बहुत सारे लेटर्स इसमें साइलेंट कर दिए गए हैं, पता नहीं क्या प्रोसेस रहती है, लेकिन मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन फाइनली ढूंढ निकाला। चोमली पोएट्री प्राइज से इनको नवाजित किया गया है। द डेविड हिगम मेमोरियल प्राइज से भी इनको नवाजित किया गया है। इसके अलावा कैथरीन मैन्सफील्ड मेमोरियल अवार्ड भी इनको मिला है, एंड द AML अवार्ड फॉर पोएट्री इन 1996 ये भी इनको मिला है, एंड द वेल्स आर्ट्स काउंसिल सीनियर फिक्शन अवार्ड भी इन्हें मिला है। अब ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि अब हम एज अ टीचर रिस्पेक्टेड टीचर्स को ही पढ़ा रहे हैं, तो सवाल ये कि आप लोग भी जज करते हैं कि आखिरकार सामने वाले क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, कहां थे हम लोग, यहां तक डेफिनेटली बनेंगे। इतना डीप जस्ट बिकॉज पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज ये डिनोट करती कि क्रेडिबिलिटी कैसी है और हम लोग किस लेवल पर पढ़ा सकते हैं और हमारे पास कंटेंट किस लेवल का है, और एज अ एस्पिरेंट आपको कहां कहां तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट वाली स्लाइड जो है आपको अच्छे समझ में आई होगी और मैंने अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया होगा। फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। सो ऑक्यूपेशन क्या रहा है इनका, पोएट भी रहे अपने टाइम पीरियड पर, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे, टीचर भी रहे, एंड लाइब्रेरियन भी रहे। थीम क्या है इनके वर्क की, तो इनके वर्क में हमें नेचर वाला जो है भाव देखने को मिलेगा, इसके अलावा एनिमल्स वाला जो सीन है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमारी पोयम है ही इसके अंदर, हमारे सिलेबस में, अ टाइगर इन द ज़ू। वेल्स यानी कि जहां के ये थे वो देश के बारे में भी कहीं ना कहीं थीम नजर आती है। इसके अलावा पर्सनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, सोशल इश्यूज भी इनके वर्क में इनको हमें झलक देखने को मिलेगी। मेजर वर्क के बारे में अगर बात करें, द मिडिल ऑफ द जर्नी एंड अ टाइगर इन द ज़ू, ये हमारे सिलेबस में है और ये इनके कुछ मेजर वर्क्स के नाम मेंशन है। तो सर क्या दो ही हैं, नहीं, दो नहीं है, दो से भी ज्यादा है। वो कितने हैं मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखाऊंगा। स्टार बना के 2 पॉइंट लिखे थे, तो वेल से मतलब लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि मुझे हर वीडियो के बाद में कुछ ना कुछ सजेशन मिलते हैं, सो मैं उनको ऐड जरूर करता हूं। तो वेल्स पीपल आर पीपल हु लिव इन वेल्स, और वेल्स क्या है, अ कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की एक कंट्री है वेल्स, और वहां पर रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, वेल्स। इसके अलावा प्राइज विनिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, अ प्राइज विनिंग पोएट refers to a poet who has won a prestigious award or prize for their poetry। यानी किसी पोएट को अपनी पोएट्री के लिए अगर कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है तो वो वर्ड जो है कनेक्टेड किससे रहता है, प्राइज विनिंग से, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन टाइप ये अबाउट द पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपका जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है उसी के अंदर ये पोएम दी गई है जो हम कवर कर रहे हैं अभी, अ टाइगर इन द ज़ू। सो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको वो पीडीएफ दिखाना है कि हमने आपके लिए कितना प्रीमियम कंटेंट तैयार किया है। चलो एक झलक आप देखिए इस पीडीएफ के बारे में। ये कंटेंट आपके लिए और आपको तैयार करना है। हर बार कहता हूं और इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि हर एस्पिरेंट का पढ़ने का पैटर्न अलग रहता है, और मैंने जो है कम से कम टाइम पीरियड में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार कर रहा हूं, जिसकी झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर इनके बारे में मेंशन करा है, बड़ा प्यारा सा फोटो लगा रखा है हमने इन सर का। ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, फुल नेम, बॉर्न, डाइड, एजुकेशन, पेरेंट्स, नोटेबल अवार्ड्स वगैरह। इसके अलावा अगर फर्दर बात करें, कहां चले गए हम लोग, अर्ली लाइफ, लिटरेरी अचीवमेंट्स एंड पब्लिकेशंस क्या क्या रहे इनके, वो सारी चीजें। इसके अलावा एमसीक्यू हम लोग तैयार कर ही रहे थे और काफी हमने एमसीक्यू डाले हैं, 15 एमसीक्यू भी फिलहाल हो गए। ये है किसके बारे में, पोएट के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा पोएम की तरफ। अ टाइगर इन द ज़ू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन, थीम क्या है उसकी, टोन क्या है, मूड क्या है, इसके बाद में समरी मेंशन है, अ टाइगर एज अ सिंबल का यूज किया गया है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म कैसा है, वो सारी चीजें हमने मेंशन कर रखी है आपके लिए। नाउ
ये आपका इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पोएम हमें क्या मैसेज देना चाह रही है वो भी हमने मेंशन करा है। कंक्लूजन पे हम डिस्कस करेंगे। एंड अ टाइगर इन द जू पूरा स्टेंजा हमने मेंशन कर रखा है। लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी वो सब चीज मेंशन कर रखी। वर्ड मीनिंग जो टफ है हमने वो भी प्रॉपर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें हर एक स्टेंजा के बाद में उसकी लिटरेरी डिवाइसेस मेंशन है ना। उसके बाद में आ जाओ भैया आगे, ये है इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो इनके बारे में मैंने तैयार करे हैं अभी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आई थिंक 70 से ऊपर 74 क्वेश्चंस जो है हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पोएम से संबंधित। 73 एंड 74, हाँ ठीक है। सो हम अब ये जो कंटेंट है ये आपके लिए, ये तो हमेशा ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि बहुत समय लगता है, पहले ये कंटेंट तैयार करो, फिर उसके बाद में आपकी पीपीटी तैयार करो, और उसके बाद में आपके लिए वीडियो बनाओ। सो आप समझ सकते हैं कि हार्डवर्क हो रहा है और आप ही के लिए हो रहा है, और हम सब चाहते हैं कि आप, हम सब दिल से चाहते हैं कि आप सभी लोग सिलेक्ट हों। सो वापस आते हैं हम लोग हमारी पीपीटी के ऊपर और हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो अ टाइगर इन द जू क्लास 10th। सो अबाउट द पोएम के बारे में अगर बात करें, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मेंशन है, पोएट कौन है इनके, तो पूरा नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हम लोग कवर करके आ चुके हैं। रिटन एंड पब्लिश के बारे में बात करें, कब लिखी गई है, कब पब्लिश हुई है, तो 1938, ये ध्यान रखना है। राइम स्कीम क्या है इसकी, 5 स्टेंजा है इसके अंदर, और पांचों स्टेंजा की सेम राइम स्कीम है इसके, एबीसीबी 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 एबीसीबी। राइम स्कीम निकालना कैसे है ये आप सभी को पता होगा, नहीं तो हम इस वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वाली पोएम में मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो द पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस इज अबाउट अ टाइगर दैट हैज बीन केस्ड इन अ जू। अब जो लेस्ली नॉरिस की जो पोएम है वो हमें किस बारे में बताती है, ठीक है, वो हमें एक टाइगर के बारे में बताती है जो कि जू के अंदर पिंजरे में कैद है। आगे क्या बताते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ इट स्पेंड्स इट्स टाइम इन जू। पोएट आगे बताते हैं कि किस तरीके से जू में वो अपना टाइम स्पेंड करता है, एंड व्हाट इट वुड हैव बीन डूइंग इफ इट वर फ्री एंड इन द फॉरेस्ट। और वो क्या कर रहा होता अगर वो फ्री होता और जंगल में होता तो, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं कि टाइगर जो है जू के अंदर पिंजरे में कैद है तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है, और मान लो यही टाइगर जो है अगर जंगल में होता और फ्री होता तो उस टाइम पीरियड पर वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करता। थीम के बारे में बात करें तो पीडीएफ में सर आपने तो बहुत बड़ी थीम लिखी थी, या आपने वन लाइन, हाँ ये कथा का एक वन लाइन में कंप्लीट करने वाली बात होती है। थीम बहुत सारी हो सकती है लेकिन उन सभी का कनेक्शन इस एक लाइन से ही है, ये ध्यान रख लीजिए। तो थीम क्या है, थीम ऑफ द पोएम, क्रूलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स ऑब्लिक द प्लाइट ऑफ एनिमल्स इन द कैप्टिविटी, यानी कि जानवरों के प्रति क्रूरता, जानवरों के प्रति क्रूरता, इसके अलावा कैद में जानवरों की दुर्दशा। ये कम शब्दों में गहरी बात हमने मेंशन कर दी है और यही इस पोएम की थीम है, और इससे संबंधित ही डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। सो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। ये पोएम जो है बेसिकली इसमें अंतर बताया गया है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर बताना। तो इस पोएम के अंदर हमें अंतर बताना है किसमें, अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो कि कहां पर है, जू में है, और उसका कंपैरिजन किससे करना है, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, वो टाइगर जो कि कहां पर है, नेचुरल हैबिटाट में रहता है, उससे हमें कंपैरिजन बताना है अल्टीमेटली, यानी कि बताया गया है इस पोएम के अंदर। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। इस पोएम के अंदर पहले जू वाले टाइगर के बारे में बताया गया है, उसके बाद में जंगल वाले टाइगर के बारे में बताया गया है, एंड बैक अगेन टू द जू, और पोएम के अंत तक आते आते वापस से हमें जू वाले टाइगर के बारे में बताया गया है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोएम को साइलेंटली पढ़िए, एंड से विच स्ट्रेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और पढ़ने के बाद में जब आप साइलेंटली पढ़ेंगे तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रेंजा जो है इसमें जू वाले टाइगर के बारे में बात करता है और कौन सा स्ट्रेंजा इसमें नेचुरल हैबिटाट वाले टाइगर के बारे में बात करता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, यानी कि जंगल वाले टाइगर के बारे में बताते हैं। सो 5 स्ट्रेंजा की ये पोएम है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी ये भी ध्यान रखिएगा। राइम स्कीम क्या है ध्यान रखना, कब पब्लिश हुई है, कौन पोएट है, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्स्ट की लाइन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर वो जो भी एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाले अच्छा मूड हो तो वो सीधे सीधे लाइनों में से क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। ये एम्पीटेड ग्रेड 1 में प्री में हमारे साथ हुई थी, इसलिए नेचुरल हैबिटाट क्या होता है, अ हैबिटाट और नेचुरल हैबिटाट इज अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड मीट्स द कंडीशंस एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सर्वाइव। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो
जंगल में रहने वाले जो वन्य प्राणी होते हैं उनके रहने का घर, ठीक है, जहां पर वो अपने जीवन का भरण पोषण वगैरह जो अपनी जीवन याविका करते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है, नेचुरल हैबिटाट। जैसे हमारा घर होता है वैसे वन्य प्राणियों का घर, उसको बुलाता है नेचुरल हैबिटाट। चलो यहां पर बात करते हैं हम लोग, ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। चलिए, जैसा कि आपको टाइगर दिख रहा होगा और उसका छोटा सा पिंजरा दिख रहा होगा, बेचारा घबरा रहा है और यहां से वहां ही घूम रहा है। चलो अब तुम थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाइए। चलो, तो ये स्टार्टिंग की 4 लाइनें हैं आपकी फर्स्ट स्टेंजा की। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब ये पोएम हमें क्या बताती, ध्यान रखना। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि पोएम को समझना अपने आप में बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड पर जिस पोएट ने इस पोएम को लिखा है उस टाइम पीरियड पर उनके मन में क्या मनोदशा थी, क्योंकि वो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह रहे हैं। तो हमें समझने के लिए उनकी मनोदशा को समझना पहले बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही समझ लिया था स्टार्टिंग में कि एनिमल से संबंधित उनकी पोयम है, तो कहीं ना कहीं ये एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की दुर्दशा के बारे में हमें पोयम बताती है। तो अब यहां पर क्या लिखा है, द पोयम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर। पोयम की जो शुरुआत होती है यानी कि ये वाले स्टेंजा में, ये टाइगर के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर है, यानी कि हाँ सीधी बात है, टाइगर अभी पिंजरे में कैद है इसलिए ब्यूटीफुल लग रहा है, ससुरा जब बाहर आ जाएगा ना तब पता चलेगा, कहना है इसको ब्यूटीफुल है। चलो, तो ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइगर, जो हमारी पोएम उसकी शुरुआत कैसे होती है, टाइगर के डिस्क्रिप्शन के साथ में, जो कि बहुत ही सुंदर है। एंड इज वॉकिंग इन इस लिटिल केज, जो कि अपने छोटे से पिंजरे में वो वॉक कर रहा है इधर उधर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ही हैज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है, धारियां। सो ही हैज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल धारियां हैं। एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज, ठीक है, और उसके जो बेसिकली पंजे हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल जो होता ना वेलवेट ये वाला, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट पंजे हैं, किसके, टाइगर के। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी, बट जो ससुरा टाइगर है वो खुश नहीं है। एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित। कन्फाइंड का मतलब क्या रहता है, सीमित, लिमिटेड। कन्फाइंड का मतलब रहता है लिमिटेड, सीमित। तो जो टाइगर है बेसिकली वो खुश नहीं है। एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन स्केज, यानी कि पिंजरे में उसको आपने बंद कर दिया तो बहुत गुस्से में है अल्टीमेटली, ठीक है। ही इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री, यानी कि पूरी तरीके से वो गुस्से में है। अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन केज, यानी कि क्योंकि भाई साहब उसको पिंजरे में कैद कर रखा है और उसका जो एरिया है बेसिकली वो बिल्कुल सीमित है, इसलिए। सो ये तो था इसका डिस्क्रिप्शन। अब अगर समझने वाली बात करें तो जिसने इसको समझ लिया वो ऑटोमेटिक इस पैरा को यानी कि इस स्टेंजा को समझ लेगा। तो हम थोड़ा सा और प्रयास करते हैं इसको और एलिबरेट करने का। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्ट्राइप्स ऑफ हिज केज, यानी कि अब ही से डिनोट करा है तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी आप बताना मुझे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ केज, यानी कि अपने शरीर पर चटकीली धारियां, विविड मतलब ब्राइट कलर्ड, पैड्स मतलब पॉज और, ठीक है, पैज पॉज ऑफ टाइगर, ठीक है, बाकी पंजे, एंड रेज मतलब एंगर। सो अपने शरीर पर वो चटकीली धारियां लेकर उस पिंजरे में जिसकी जगह बहुत ही सीमित है उसमें वो इधर उधर घूम रहा है और वो जो है काफी गुस्से में है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट स्टेंजा जो है आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इस डिस्क्रिप्शन को दोबारा से पढ़ लीजिएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिटरल मीनिंग की तरह हम कभी भी इनको नहीं पढ़ सकते क्योंकि इमेजरी है, इमेजिन करना होगा हमें, और इमेजिन के लिए वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, और बाकायदा आपके सामने फोटो लगा दिए गए हैं। ये जितना इजी वे में अंडरस्टैंडिंग होगी उतना अच्छा रहेगा, सो दैट कि आप आंसर आसानी से कर सकेंगे। सो अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है दूसरा स्टेंजा इस पोयम का। चलो, बड़े प्यारे प्यारे से फोटो लगाए हैं भाई साहब, जिससे कि आप इस चीज को अच्छे समझ सकें। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखते हैं सेकेंड स्टेंजा का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज, यानी कि अगर जो है वो जो टाइगर है जू के अंदर पिंजरे में कैद नहीं होता, ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ, तो वो जो है अपने आप को छुपा रहा होता बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, ठीक है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घास के पीछे,
नियर सम वाटर बॉडी, जिसके पास में क्या हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, स्पेसिफाई नहीं किया गया है तालाब है या फिर नदी है, वाटर बॉडी यहां पर मेंशन कर दिया गया है, तो कोई भी तालाब नदी उसके पास में अपने आप को छुपा रहा होता इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जो कि कौन है, दैट इज द डियर, जो कि कौन है, डियर यानी कि हिरण। तो यहां पर लिखा है स्टेंजा में शुड बी मतलब होना चाहिए। तो यहां पर ये कह, अब देखो हम यहां पर दूसरे स्टेंजा में शिफ्ट होके आए हैं, यानी कि पहले वाले में किसके बारे में बात करिए, यानी कि जू वाले टाइगर के बारे में बात करिए, और दूसरे वाले में किस में बात हो रही है, जंगल वाले यानी कि फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, तो वो क्या कर रहा होता, छुप रहा होता भाई साहब। अगर मान लो ये टाइगर इस समय जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, वो कहीं ना कहीं अपने आप को घास के पीछे, बड़ी बड़ी घास में उसके पीछे छुपा रहा होता, और वो इंतजार कर रहा होता किसी वाटर बॉडी के पास में अपने फेवरेट फूड का, यानी कि फेवरेट फूड इन द सेंस ये कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लॉयन होते हैं, जो टाइगर वगैरह होते हैं, इनको हिरण बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हालांकि ये इस वे में यूज नहीं करना चाहिए जैसे मैंने हमें कहा है कि फेवरेट फूड, क्योंकि वो भी एक एनिमल ही है। लेकिन जब हम प्रकृति का वो जो हमने साइकिल टाइप, लाइफ साइकिल टाइप देखते हैं ना, कि कौन वन्य प्राणी किसको खा के जीवित रह रहा है, तो उससे संबंधित ये मेरा स्टेटमेंट था, इसलिए ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोहराता हूं, तो यहां पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे वाले स्टेंजा के अंदर, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लो इस समय ये टाइगर जो अभी जू में है, अगर ये जू में नहीं होता और अगर ये जंगल में होता तो ये क्या कर रहा होता, ये अपने आप को भाई साहब छुपा रहा होता, अपने आप को ये छुपा रहा होता कहां पर, लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी, किसी वाटर बॉडी के पास में बड़ी बड़ी घास होती, वहां पर ये अपने आप को छुपा रहा होता, और जो है ये इंतजार कर रहा होता अपने शिकार का, जो कि कौन है, हिरण। उम्मीद करता हूं कि ये स्टेंजा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइम स्कीम के बारे में बात करें तो ए बी शैडो, ग्रास, होल, सी पास, ग्रास से कनेक्ट हो रही, तो ए बी सी बी ये इसकी राइम स्कीम हो गई, ठीक है। थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए आप, कि he should be snarling around houses, यानी कि अभी भी थर्ड स्टेंजा में किसके बारे में बात हो रही है, जंगल यानी कि फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में ही बात हो रही है। जैसा कि हमारी पोएम ने हमसे पूछा था, यानी कि साइलेंटली जब हम पढ़ेंगे तो बताना है आपको पहले वाले स्टेंजा में किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि जू वाले टाइगर के बारे में या फिर फॉरेस्ट वाले, दूसरे वाले में किस पे बात हो रही है, तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना। तो थर्ड वाले के अंदर भी अभी हम कहां पर है, हम अभी फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, तो अगर टाइगर जो है इस समय जंगल में होता, यानी कि अगर टाइगर जो है जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब क्या रहता है, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड, यानी कि गुर्राना। टाइगर क्या करता है, गुर्राता है, तभी तो लोग डर के मारे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। तो अगर वो जंगल में होता इस समय, तो एट द जंगल्स एज, तो जंगल के आसपास में जितने भी लोगों ने अपने घर वगैरह बना रखे हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, तो ये आता और दहाड़ता, और ये दहाड़ता इसलिए सो दैट कि ये जो लोग हैं अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि ये इसकी रियल पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये क्या है, इसकी रियल पर्सनैलिटी है। बेयरिंग हिज वाइट फेंस, और वो क्या करता है, दहाड़ कर अपने वाइट फेंस, फेंस मतलब ये बड़े बड़े उसके नुकीले दांत हैं उसके बोला गया है। तो बेयरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और वो क्या कर रहा होता, जो गांव है उसको दहाड़ कर, चिल्ला कर, गुर्रा कर डराने का प्रयास करता डराने का प्रयास करता, क्योंकि ये टाइगर की रियल पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी नहीं है जो हमें एकदम शांत दिख रहा है, कहां पर, बिहाइंड द बार्स, यानी कि पिंजरे के पीछे जब वो कैद में है। तो यहां पर ध्यान रखना, बेरिंग मतलब अनकवर्ड यानी कि दिखा रहा है वो, फेंस मतलब अ लार्ज स्टार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, यानी कि नुकीले दांत। जो टफ मीनिंग है वो आप मैंने मेंशन कर दी है। सो उम्मीद करता हूं कि थर्ड स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं आप सभी के साथ में दोबारा से। ही शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, जंगलों के आसपास जो घर बने हुए वहां पर वो क्या कर रहा है, गुर्रा रहा होता है। बेरिंग हिज फाइट वाइट फेंजेस हिज क्लॉज, अपने वो फेंजेस को यानी कि दांतों को दिखा रहा होता है। इसके अलावा और वो ये सब करके क्या करना चाह रहा है, वो गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको डराने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यही उसकी रियल पर्सनैलिटी शो कर रहा है, ठीक है। टाइगर ऐसे ही तो होता है। नाउ बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब वापस हम लोग कहां पर आ गए हैं, अब हम लोग बताओ कहां पर आ गए, बताइए बताइए। अब हम लोग आ गए हैं वापस से, एक मिनट, फर्स्ट वाले यानी कि जू वाले टाइगर के बारे में बात करें। बट ही इज लॉक्ड इन अ
कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो लॉक्ड है। कहां लॉक्ड है? कॉन्क्रीट सेल। और कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट एंड वाटर। ये कॉन्क्रीट सेल आपके सामने दिखा दी है जैसे कि। सो बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, पर इस समय वो क्या है? लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और ये जो टाइगर है इसकी रियल स्ट्रेंथ कहां है? इन बारों के पीछे, यानी कि जो पिंजरा है उसके पीछे। उसको पता है जब पिंजरे के पीछे हूं तो चाहकर भी मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं। जो भी ये लोग मेरे सामने सेल्फी खींच रहे हैं बड़े प्यार से, और जो फोटो खींच रहे हैं मुझे देखने आ रहे हैं, इनको पता है अभी पिंजरे के पीछे हूं, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ यहां कह रहे। ससुरा एक बार इसको खोल देंगे ना तो हम मजा चखा देंगे इनको, ठीक है? इंतजार कर रहा है अपनी बारी की। कह रहे तो फन ऑफ द पार्ट हो गया। सो बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, पर वो क्या है? कॉन्क्रीट सेल के पीछे लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, बेसिकली कहां पर है? बिहाइंड द बार, यानी कि बार के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केच, और वो क्या कर रहा है? बेसिकली स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ अ केज, यानी कि बस यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, वापस इधर आ रहा है, चल रहा है, वापस इधर आ रहा है, ठीक है? नाउ इग्नोरिंग विजिटर, और वो जो है, जो विजिटर उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको अवॉइड कर रहा है, क्योंकि उसको पता है भाई साहब कि मैं चाहकर भी कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बार के पीछे कैद है। सो उम्मीद करता हूं कि फोर्थ इस्तिंजा भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट इस्तिंजा की तरफ हम लोग चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब वो क्या कह रहा है कि दिन भर जो उस छोटा सा ही केज उसका जो है अभी घर है, वहां पर अपना जीवन यापन करने के बाद में ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में उसको लास्ट वॉइस किसकी सुनाई देती है? द पेट्रोलिंग कार्स की। और पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? जो भी रिस्पेक्टेड पुलिस वाले जो होते हैं, जो रात में हमारी सेफ्टी के लिए कार अपनी गाड़ियां लेके, वो सायरन बजती गाड़ियां जो होती है वो लेकर जाते हैं, हमारी सुरक्षा को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। उनकी गाड़ी की आवाज उनको दिखती है, यानी कि सुनाई देती है। वही चीज यहां पर मेंशन करी गई है कि हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में उनको लास्ट वॉइस किसकी सुनाई देती है? लास्ट में उनको द पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनाई देती है। किसको? इस टाइगर को। एंड स्टेयर्स, स्टेयर मतलब होता है देखना, ठीक है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब चमकती, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा कि इसकी आंखें जो है चमक रही हैं, तो वो क्या कर रहा है रात में कि अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देख रहा है। लास्ट वाले सिंजा का ये कहना है, ठीक है? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर कौन से वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है, जू वाले या फिर फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं। यहां पर बताया जा रहा है कि जो टाइगर है बेसिकली जब वो जू के अंदर रहता है तो लास्ट में उसको आवाज किसकी आती है? रात में उसको आवाज आती है केवल पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स क्या होता है बता दिया आपको, सायरन वाली कार। नाउ एंड स्टेयर्स, और रात में वो क्या देखता है? अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को देखता है। पेट्रोलिंग मतलब कीपिंग वॉच ओवर एन एरिया, पहरा देने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए। सो इस तरीके से पांचों स्टेंजा रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर व्यूअर्स एंड डियर एस्पिरेंट हमने कवर करे। और बार बार दोहराता हूं कि एक पोयम को समझने के लिए सबसे टिपिकल टास्क होता है पोयम को एक्सप्लेन करना। आसान लगती है कि सर 4 लाइन की पोयम है, 8 लाइन की पोयम है, लेकिन अपने आप में उसको समझाना, समझ तो हम सब लेते हैं लेकिन उसी चीज को समझाना बहुत टिपिकल टास्क होता है। मुझे मालूम है कि इमोशंस क्या कहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एनीवे, फर्दर आगे बात करते हैं हम लोग फिगर, हाँ, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। चलो, तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया? अबाउट द पोएट बात कर ली हमने और पोएम के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। चलो वन बाय वन करके बात करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, इंजैबमेंट, एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, इंजैबमेंट, इमेजरी, एजोनेंस। इसके अलावा और भी हैं 2-3 अभी आगे बताई गई हैं। नाउ पर्सोनिफिकेशन कहां यूज हुआ है? द पोएट रेफर्स टू द टाइगर एज ही एंड नॉट इट। बेसिकली हम सब जानते हैं कि इट क्या है, प्रोनाउन है, और इट का यूज हम लोग कहां करते हैं? बताइए बताइए कहां करते हैं? ठीक है, नॉन लिविंग के लिए, इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, इसके अलावा जो छोटे बेबीज वगैरह होते हैं जिसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं करना होता उनके लिए। तो इट बेसिकली प्रोनाउन है। तो यहां पर टाइगर क्या है? एनिमल। लेकिन हमने इसके लिए इट का यूज ना करते हुए किसकी संज्ञा दी गई है इसको? ही की। और ही हम किसके लिए करते हैं? ह्यूमंस के लिए, यानी कि मैन के लिए। तो पर्सोनिफाई किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन पर फिगर ऑफ स्पीच आती है। द पोएट रेफर्स टू द टाइगर एज ही एंड नॉट इट, दस द टाइगर हैज बीन पर्सोनिफाइड। ठीक है, आगे बात करते हैं मेटाफर। द पॉज ऑफ टाइगर। यहां मैं एक बात और कहूंगा कि इससे संबंधित लिटरेरी डिवाइस की आपकी पूरी यूनिट है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी पूरा वीडियो वन लेंथ लेके आऊंगा।
एक वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे वीडियो में उससे संबंधित वन लाइनर और एमसीक्यू को कवर करेंगे। सेम पैटर्न मैं इसमें भी करने वाला हूं, यानी कि जो पोएम चैप्टर वगैरह है क्या ना, एक ही वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है और वो फील नहीं आता है। तो एक में तो पूरा एक्सप्लेनिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा और दूसरे में आपके लिए जितने में वन लाइनर और एमसीक्यू हो जाएंगे उसकी एक सीरीज अलग बनाएंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा सिलेबस, बिल्कुल परेशान होना। अगर वीडियोस नहीं आ पाए तो कंटेंट तो आपका 100% रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर दोहरा रहा हूं, स्क्रोलिंग नंबर पर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नाउ ये हो गया हमारा लिटरेरी डिवाइस फर्स्ट स्टेंजा, हमारा पर्सोनिफाई मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? द पॉज ऑफ टाइगर हैव बीन कंपेयर्ड विथ वेलवेट। जो टाइगर के जो पंजे थे उसको किससे कंपेयर किया था? वेलवेट से। तो यहां पर कौन सा होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफोर। इसके अलावा इंजैबमेंट, द सेंटेंस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? इंजैबमेंट। ना इमेजरी के बारे में बात करें तो पोएम हमारी इमेजरी, हमने इमेजिन करना है कि टाइगर है भाई साहब, वो सारी जो मैंने फोटोज आपको दिखाए इमेजिन करके ही बनाए हैं। ठीक है, नाउ द पोएट हैज गिवन डिटेल विजुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट द टाइगर, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। एजोनेंस के बारे में बात करें, देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवेल, देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वॉवेल। एग्जांपल लिखा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। आई 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 आई, तो वो क्या है? वॉवेल साउंड का प्रोमिनेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है। एज ए इन हिज क्वाइट रेज, आई आई यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? एजोनेंस। आगे बात करें कॉन्सोनेंस, इसके अलावा ऑक्सीमोरॉन, इसके अलावा इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने कल भी बताया था, अभी तक आया नहीं, इसको बताएं क्या प्रोनाउंस करेंगे आपको। ठीक है, सो अगली बार मैं खुद ही बताऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन देख रहा हूं आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकालते हो, क्योंकि इसमें कुछ लेटर साइलेंट है। कॉन्सोनेंस क्या कहता है? देयर इज अ प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट एस, स्टॉक्स इन हिज विविड। तो एस एस एस, तो यहां पर कौन सा हमारा लिटरेरी डिवाइस हो रहा है? कॉन्सोनेंस। आगे बात करें ऑक्सीमोरॉन के बारे में, द पोएट हैज यूज्ड टू वर्ड्स विच आर अपोजिट इन द मीनिंग, क्वाइट एंड रेज, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग, दैट्स व्हाई हियर वी कैन यूज ऑक्सीमोरॉन। नाउ लास्ट वाला है, हियर द पोएट हैज यूज्ड द फ्रेज विविड स्ट्राइप्स फॉर द होल बॉडी ऑफ द टाइगर, दैट्स व्हाई हियर वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ आपको एक काम करना है, इसका नाम बताना है, प्रोनाउंसिएशन में क्या है। ठीक है, चलिए शुद्ध हिंदी में लिखिएगा। मैं चाहता हूं पता चले कि कितने लोग हैं जो थोड़ा सा इस चीज को लेकर अवेयर है कि हाँ किसी पर्टिकुलर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या करना है। जैसे स्टार्टिंग वाली स्लाइड में जो अवार्ड मिला है उनको, उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे, बहुत हमने रिसर्च करी है, रिसर्च इसके लिए भी करी, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो हो गया फर्स्ट स्टेज क्लियर। सेकंड स्टेज में एंजॉयमेंट, एलिट्रेशन, इमेजरी। देखो अब थोड़ा सा हम सब इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि समय कम है। मैंने मेंशन कर रखा है प्रॉपर तरीके से कि कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें ये होने हैं। इंजॉयमेंट का यूज आपको पता चली गया अच्छे से। द सेंटेंस आर बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। सो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? इंजॉयमेंट का। इसके अलावा एलिट्रेशन, कल भी पूछा था, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं क्या? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, छुत चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरथल में। बताइए क्या होता है? चंदुक चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच चट्टी लटाई। च च च वर्ण की आवृत्ति जहां पर बार बार होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? क्या सर हिंदी लिटरेचर पे आ गई हैं क्या? तो एलिट्रेशन क्या होता है? देखिए, इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, आगे क्या लिखा है? प्लम पास, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द लेटर पी। तो यहां पर क्या रहेगा? एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर। इमेजरी के बारे में बात करें तो हुआ ही ये यूज, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट हैज गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटी लर्किंग एंड शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ये क्या है? ये लिटरेरी डिवाइसेस है, इनके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, जो कंटेंट तैयार हो रहा है नेक्स्ट लेवल का। थर्ड स्टेंजा में इंजॉयमेंट, ओनोमेटोपिया, ये बेसिकली साउंड के लिए यूज होता है। एजोनेंस क्या होता है बता दिया मैंने आपको, तो कहां कहां पर कौन कौन सी लाइनों में होता है उसको आप लोग एक चेकआउट कर लीजिएगा। आगे फोर्थ स्टेंजा में पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस का यूज किया है, कौन सी लाइन में है आप लोग चेकआउट करें। डन। लास्ट अगर बात करें लिटरेरी डिवाइस में, फिफ्थ स्टेंजा में इंजॉयमेंट, एलिट्रेशन, एजोनेंस, रिपीटेशन, ये सारे के सारे जो है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। कहां कहां पर है वो भी सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। फिर बता रहा हूं समय कम है, आप लोग कम से कम और इस वीडियो को 2x की स्पीड में जरूर देखिए, सो दैट कि कम से कम वीडियो में आपका काम हो जाए। अब जो हम नया वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि अब उसमें सारे एमसीक्यू कवर करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखाए हैं। ठीक है,
सो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और मैं अपनी बात को अच्छे तक आपसे पहुंचा पाया हूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए, और अपने जानने वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।